बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ वी में। आज हम लोग साइंस के पार्ट 2 में दिए गए 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था, चाहे वो एग्ज़ाम ALP का हो, NTPC का हो, CGL हो, MTS हो, CHSL हो या और भी बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में ये सारे सवालों को पूछा गया था। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी कि जी। तो पहले जी के बारे में बात कर ले। जी का वैल्यू क्या होता है? तो देखिए बड़ा जी, और बड़ा जी का वैल्यू होता है 6.67259 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा जी का वैल्यू हो गया। कभी कभी एग्जाम में ना आपसे ये ही पूछ लिया जाएगा कि जी का वैल्यू बताइए। तो जी का वैल्यू क्या हो गया? 6.67259 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये तो हो गया बड़ा जी का वैल्यू। इसके साथ एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि छोटा जी का वैल्यू क्या होता है। तो छोटा जी का वैल्यू होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो छोटा जी का वैल्यू क्या हो गया? 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमसे इसका वैल्यू नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई। इसकी खोज किसके द्वारा खो गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी कैवेंडिश द्वारा। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर ले। अब ये थे कौन? तो ये थे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1731 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही हाइड्रोजन की खोज की थी। इन्होंने ही हाइड्रोजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन का संकेत आपको पता होगा H होता है। और इन्होंने ही कौन? हेनरी कैवेंडिश जी ही ने इन्होंने ही हाइड्रोजन को ज्वलनशील हवा कहा था। क्या कहा था? तो ज्वलनशील हवा कहा था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ में याद रखना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश जी ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट की खोज की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था pH वैल्यू के बारे में, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था कि जिसका वैल्यू 7 से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और जिसका वैल्यू क्या होता है? 7 से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम क्षार कहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अम्ल का गुण नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिस कारण उनका उत्तर गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो इस नई वर्ड को पहले आपको ध्यान में देना है। तो पहले अम्ल में क्या गुण होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अम्ल क्या करता है कि जब वो नीला लिटमस पत्र को ना वो लाल में परिवर्तित कर देता है। चलिए ये सही है। दूसरा क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हाँ, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ, अम्ल स्वाद में कड़वा होता नहीं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये कड़वा नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रारंभिक दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक तत्व डैश मूल तत्वों से बना है। तो आपको ये चीज़ पता होगा, ये कॉमन चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ शायद ना पता हो, लेकिन ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक जो थे उनके अनुसार प्रत्येक तत्व कितने मूल तत्वों से बना हुआ है। आप ह्यूमन बॉडी भी ले लीजिए, वो कितने मूल तत्वों से मिलकर बना है। तो इसका सही आंसर होगा ये 5। अब वो 5 तत्व कौन कौन है ये भी आपको जानना चाहिए। तो 5 तत्व क्या हो गया? पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया और आग हो गया। और एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो 5वां तत्व है वो क्या है। और मैं क्या क्या तत्व बताया फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पृथ्वी हो गया, ठीक है, जल हो गया, वायु हो गया और आग हो गया। और एक आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये 5वां तत्व क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्रहण को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्रहण को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रसवेदी अभिग्रहण। जैसे जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, रसवेदी। रसवेदी अभिग्रहण का कार्य क्या है, वो स्वाद का पता लगाता है। हम किसी भी चीज़ को अगर खा रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है वो कैसे पता चलता है हमें, तो वो रसवेदी अभिग्रहण के द्वारा पता चलता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाए। तो जब वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, P और F के बीच में रखा जा रहा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण में बनाई गई छवि की स्थिति में दर्पण के पीछे कौन सा आंसर, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है दर्पण के पीछे। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी, दर्पण के पीछे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है, तो अवतल दर्पण को बोला जाता है कॉन्केव मिरर, ठीक है। और उसका डायग्राम कैसे बनता है, तो देखिए उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण को क्या बोला जाता है, कन्वेक्स मिरर। और उसका डायग्राम किस तरह बनता है, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। देखिए दोनों में अंतर क्लियर हो गया ना। ये क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसका आंसर क्या है, जब वस्तु P और F के बीच रखा जाए तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जब आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाता है तो क्या होता है। आवधिक तालिका जिसे हम आवर्त सारणी के भी नाम से जानते हैं, आपको पता होगा आधुनिक आवर्त सारणी। तो जब हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो सेल रहती है ना, वो सेलों की संख्या बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, जब हम नीचे जाएंगे तो उसमें क्या होगी, सेलों की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। एक एल्कोहल का क्वथनांक कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसे केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो इसका आंसर पता करने के लिए हमें एक फॉर्मूला को पता रखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बताता है कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री केल्विन पे अगर ऐड कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना दिया हुआ था, 78 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 273। और जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 351 केल्विन। क्या आ जाएगा, 351 केल्विन। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या याद रखना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस, बस आपको ऐड क्या करना है उसमें, 273.15 होता है, बट 1.15 को हम राउंड फिगर में 273 बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 351 केल्विन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो एम कक्षा, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कक्षा होता कौन कौन सा है। तो कक्षा क्या क्या होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है। और हमसे पूछा जा रहा है एम के बारे में। तो सबसे पहले हम के में बताते हैं आपको, के में अधिकतम कितने तत्व रख सकते हैं, तो 2, एल में 8, एम में 18 और लास्ट एन में कितना हो गया, 32। तो ये हो गया आपका चारों कक्षा। और हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा था, और हमसे पूछा जा रहा था एम के बारे में। तो एम के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 यानी कि 18। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम हो जाता है। मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पे दांतों में क्या हो जाती है, सड़न स्टार्ट हो जाती है। तो दांतों में जब सड़न स्टार्ट हो जाती है तो इसका सही आंसर होगा 5.5। यानी कि अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाते हैं तो हमारे दांतों में क्या हो जाती है, सड़न स्टार्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटिक ऑक्साइड है।
एम्फोटिक ऑक्साइड। एम्फोटिक ऑक्साइड आपको वर्ड से ही पता चला जा रहा होगा कि एम्फोटिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में बात कर ले तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो अणुसूत्र होगा वो क्या होगा, Al2O3, ठीक है, Al2O3। उसके बाद क्या है, आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, Fe2O3, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आप सबको पता होगा CO2, और लास्ट में क्या बच जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसका क्या हो जाएगा, MgO। तो देखिए आपको साथ साथ में अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एक कॉपी और पेन हो जिसमें आप ये सारी चीज़ जो एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करते चले, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो किस प्रक्रिया के जा रहा है, ये प्रक्रिया को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। इस प्रक्रिया के द्वारा जस्ता की एक कोटिंग द्वारा उसे संरक्षित मतलब उसे बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य का प्रवाह करने के लिए अनांग है, मतलब उस अंग को क्या कहा जाता है जिससे मूत्र और वीर्य बाहर आता है, तो उस अंग को कहा जाता है मूत्र मार्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। अगर हम किसी हथौड़े को ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसमें क्या होता है। देखिए जब हम हथौड़े को ऊपर उठाएंगे तो वो एक जगह जाके रुक जाएगी क्योंकि वहाँ पे कोई ऊर्जा नहीं हो रहा, तो इस तरह की ऊर्जा को क्या बोलता है, स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तक क्या है। उत्तक यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, उत्तक देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया पहले इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ज़्यादा बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा कि हाँ ऑप्शन में क्या है, उसके बाद ही आप अपना आंसर बताइएगा। जैसे कि ऑप्शन 1 है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। ऑप्शन 2 है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। ऑप्शन सी है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। और ऑप्शन डी है वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती है। तो देखिए चारों ऑप्शन को जब आप ध्यान से देखिएगा ना तो आपको बहुत माइनर डिफरेंस नज़र आएगा और उसी डिफरेंस को आपको पहचानना है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने दोनों स्थिति में क्या है, दोनों स्थिति में ये समान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना कर जाए, प्रतिरोध जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन भी बताया जा रहा है, विद्युत धारा क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। तो ये एक ओम का नियम, ठीक है, किसका नियम, लॉ ऑफ ओम। ओम का नियम में हमें बताया जाता है, क्या बताया जाता है, I = V/R। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, I = V/R। और ये किसका लॉ है, तो ये ओम लॉ है, ठीक है, किसका लॉ है, तो ये ओम का लॉ है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप एक प्रकार के आलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने, पत्तियां जैसे कुछ हिस्सों के माध्यम में प्रजनन शामिल है। तो यहाँ पे क्या क्या शामिल है, पहले आप ये जब ध्यान से देखिएगा तो आपको आंसर यहीं पे मिल जाएगा। ये देखिए इसमें क्या क्या शामिल हो रहा है, इसमें जड़, तना और पत्ती जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम प्रजनन शामिल है। तो इस टाइप का जो आंसर होगा ये ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो स्वतः आपको पता होगा कि जड़, तने, पत्तियां किसके अंतर्गत आती है, तो ये वनस्पति के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वनस्पति प्रजनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है। ये बहुत सारे घटनाक्रम ये लोग हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी करते रहते हैं, जैसे ये आपके साथ भी होता है और हम लोग के साथ भी होता है। इसमें क्या होता है ना कि अगर आप अपने बाएं हाथ में किसी भी वस्तु को पकड़ के जब शीशे में देखते हैं तो उसका क्या वहाँ पे अपोजिट प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब जो चीज़ आप बाएं हाथ में लिए हुए हैं वो दर्पण में किस हाथ में दिख रहा है, वो दाएं हाथ में दिख रहा है। तो यह किस घटना के कारण होता है, ये कारण होता है ये पार्श्व व्युत्क्रमण।
ये पासर और व्युत्क्रमण एक घटना है, उसके कारण होता है कि हमें उल्टा प्रतीत होता है। सपोज कीजिए कि किसी चीज़ को अगर हम राइट हैंड में लिए हुए हैं और उसे जब दर्पण में देख रहे हैं तो हमें कैसा प्रतीत हो रहा है, वो मेरे लेफ्ट हैंड में दिख रहा है। तो ये किस घटना के कारण हो रहा है, ये पासर और व्युत्क्रमण के कारण ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ खराब ना हो उसे बचाने के लिए उनमें कौन सा गैस भरा जाता है। जैसे आप लोग कोई चिप्स का पैकेट देखते हैं तो वो फूला हुआ रहता है। वो फूला हुआ क्यों रहता है, क्योंकि उसमें कोई गैस भरी जाती है और वो गैस का वर्क क्या रहता है कि उसमें गए हुए खाद्य पदार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक खराब होने से बचाने के लिए। तो उसमें जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो गैस कौन सा होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस जिसे हम N से इंडिकेट करते हैं। नाइट्रोजन गैस का यूज खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। और ऑक्सीजन को हम O से इंडिकेट करते हैं, हाइड्रोजन को हम H से और क्लोरीन को Cl से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रखने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। ये कौन सा लॉ है, ये आपको बताया गया। और न्यूटन का लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ से लिया गया। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ में किसका डिफिनेशन दिया गया है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसमें जड़त्व का डिफिनेशन दिया गया। और ये जड़त्व की परिभाषा ही ऊपर लिखी गई है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उसे गतिमान करने के लिए हम क्या करें, उसमें कोई बाहरी बल लगा रहे, उससे वो क्या हो रहा है, वो गति की अवस्था में आ जा रही है। तो ये किस कारण हो रहा है, ये जड़त्व के कारण हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का डे का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और ये फुल इन्फॉर्मेटिव है। आपको ध्यान से फिर एक बार स्क्रॉल करके सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। उससे पहले कि चलिए हम क्वेश्चन नंबर लास्ट बता दें कि क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का डे का है क्या। क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान दिया था। मेंडलीफ ने जब अपना आवर्त सारणी बनाया तो उसने क्या फोकस किया, उसने किस आधार पे अपने आवर्त सारणी को बनाया है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है। उससे पहले कई बार कई तरह के आवर्त सारणी बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक मेंडलीफ का भी नाम आया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ का भी बहुत सारा योगदान है। तो इसका जो आंसर होगा, जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी तो उसने किस चीज़ पे फोकस किया था, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो स्थान है उसके द्वारा आने वाले तत्वों को उसने अरेंज किया था। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये आज का डे का लास्ट क्वेश्चन था। आज भी हम लोगों ने पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 में पूरे 20 क्वेश्चनों के आंसरों के साथ उसे देखा है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ये क्वेश्चन ALP, NTPC या CGL और एग्ज़ाम में आए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आते रहेंगे। तो इस तरह का वीडियो आपको आगे भी प्रोवाइड किया जाएगा। बस अब हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।